हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। लॉन्ग क्वेश्चन है तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस्ड बाय जे.एस. मिल एंड सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय जीवंस प्रेटो एंड मिसेस जॉन रॉबिन्सन। तो सबसे पहले जे.एस. मिल लेके आए थे और सब्सिक्वेंटली जीवंस प्रेटो एंड मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लोर करके और थोड़ा प्यूरिफाई कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ये कहती क्या है, इकोनॉमिक रेंट इज़ अ सरप्लस विच इज़ नॉट रिलेटेड टू लैंड अलोन। जो रेंट है वो सिर्फ लैंड के साथ रिलेटेड नहीं है, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होता है। ये मॉडर्न थ्योरी कहती है। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कहते हैं लैंड के अलावा लेबर का भी तो हो सकता है रेंट, कैपिटल का भी हो सकता है और एंटरप्रेन्योर का भी हो सकता है। तो इस थ्योरी को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं आगे। Economic rent may be defined as any payment of factor of production which is in excess of its supply price। तो ये कहते थे कि इकोनॉमिक रेंट या रेंट एक ऐसी पेमेंट है किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए विच इज़ इन एक्सेस, जो उसकी सप्लाई प्राइस है, सप्लाई प्राइस उससे ज़्यादा पेमेंट जो उसको मिल रही है वो रेंट है। अब ये सप्लाई प्राइस क्या बीमारी है वो समझाता हूँ। सप्लाई प्राइस रेफर्स टू द मिनिमम अर्निंग रिक्वायर्ड टू कीप द फैक्टर इन इट्स प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। अगर किसी फैक्टर को उसके प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में ही बिजी करके रखना है या उसे वहीं लगा के रखना है, तो उसकी जो भी तनख्वाह होगी ना या जो भी कॉस्टिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसकी सप्लाई प्राइस। इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफ़र अर्निंग। फॉर एग्जांपल, मैं एक जगह जॉब कर रहा हूँ ए ऑफिस में और मुझे वहाँ मिल रहे हैं 10K, मतलब 10,000 मिल रहे हैं और मैं 10,000 में ही लगा हुआ हूँ काम, तो मेरी सप्लाई प्राइस क्या होगी, 10,000। तो सप्लाई प्राइस को क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र अर्निंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैं शिफ्ट होकर कहीं और जाता हूँ बी जगह पे नौकरी करने, बी फैक्ट्री में, और वहाँ पे मेरी तनख्वाह होगी 15,000। तो ये जो दोनों के बीच का जो गैप है ना 5,000, ये रेंट होगा। इसमें मेरी जो ट्रांसफ़र अर्निंग्स है वो होंगी 10,000, और जो मैं नौकरी छोड़ के कहीं और गया हूँ काम करने वो मेरी अब एक्चुअल अर्निंग हो जाएंगी। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि सप्लाई प्राइस के ऊपर जो भी सरप्लस मिलता है आपको, या ट्रांसफ़र अर्निंग्स के ऊपर जो भी सरप्लस आपको मिलता है उसे हम रेंट कहते हैं। ठीक है, मैं ये रब कर लेता हूँ, आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर लेना। तो यहाँ लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र अर्निंग इज़ दैट मिनिमम अर्निंग विच प्रिवेंट्स अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम गेटिंग इटसेल्फ ट्रांसफर्ड टू अनदर ऑक्यूपेशन। तो ट्रांसफ़र अर्निंग वो अर्निंग है जो कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे काम करे जा रहे हो, आपको किसी और जगह पे वो काम करने से रोकती है, प्रिवेंट करती है। मगर अगर आपको किसी और जगह अच्छा काम मिला और सुपीरियर टर्म्स एंड कंडीशन और सुपीरियर तनख्वाह मिली तो आप शिफ्ट कर जाओगे। ठीक है ना। तो रेंट इज़ अ सरप्लस दैट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग, जो हम शिफ्ट हो गए नई नौकरी पे जो 15,000 वाली थी, और माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग जो 10,000 वाली पुरानी नौकरी है। तो वही एक्चुअल अर्निंग वो 15,000 माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग जो 10,000 का एग्जाम्पल दिया था, तो रेंट हो गया 5,000। तो अब टेक्निकल टर्म्स में ये इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन, रेंट इज़ द सरप्लस अर्नड बाय अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओवर एंड अबव द मिनिमम अर्निंग्स नेसेसरी टू इंड्यूस इट टू वर्क। तो मिनिमम अर्निंग क्या होगी, ट्रांसफ़र अर्निंग, उससे कितना एक्चुअल अर्निंग से ट्रांसफ़र अर्निंग सरप्लस है, मतलब एक्चुअल अर्निंग कितनी ज़्यादा, वही एग्जांपल कि एक्चुअल अर्निंग है आपकी 15,000, तो ये ट्रांसफ़र अर्निंग से कितनी ज़्यादा एक्सेस है 10,000, ये एक्सेस कितनी है 5,000। तो भाई ये जो 10,000 जो पुरानी जो तनख्वाह थी आपकी, मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, जो पुरानी तनख्वाह थी 10,000, उससे कितनी फालतू आपको तनख्वाह मिल रही है, कितना एक्सेस मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रेंट। तो आपको ये जो फालतू तनख्वाह मिल रही है यही आपको इनकरेज कर रही है ना काम करने के लिए, तो कितनी फालतू मिल रही है वो रेंट कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू स्टोनियर एंड हेग, इसकी प्रोनाउंसिएशन जैसे भी आप कर लेना, गालियाँ मत निकालना मुझे। रेंट इज़ अ पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ट्रांसफ़र अर्निंग। तो जो भी ट्रांसफ़र अर्निंग से फालतू जो भी आपको मिल रहा है एक्चुअली में उसे रेंट कहेंगे। ठीक है, अब आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। रेंट को कैसे डिटर्मिन करेंगे, रेंट इज़ अ फैक्टर, रेंट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ डिटर्मिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। जो रेंट है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, किसकी डिमांड एंड सप्लाई, फैक्टर्स की। ठीक है, रेंट कैन बी डिटर्मिन अंडर 2 सिचुएशंस। रेंट को हम 2 सिचुएशंस में डिटर्मिन कर सकते हैं, एक तो है रेंट ऑफ लैंड और दूसरा है रेंट एज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। ये दोनों सिचुएशन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट ऑफ लैंड। According to the modern economists, rent arises because of the scarcity of land. मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो लैंड पे, जो ज़मीन पे जो रेंट अराइज होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन की स्कारसिटी है। स्कारसिटी का मतलब कमी। स्कारसिटी ऑफ लैंड
मीन्स दैट द डिमांड फॉर लैंड इज़ मोर देन द सप्लाई। इसका मतलब है डिमांड कम है और डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई लैंड की कम है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, इनइलास्टिक है। रेंट इज़ डिटर्मिन्ड एट अ पॉइंट वेयर डिमांड फॉर लैंड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लैंड। तो ये कहते हैं रेंट वहाँ डिटर्मिन होता है, पूरा डायग्राम अभी बना के दिखाता हूँ आपको, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई बराबर होते हैं। तो सबसे पहले आपने हेडिंग बनाना है डिमांड फॉर लैंड। तो डिमांड फॉर लैंड के अंडर आपने लिखना है डिमांड फॉर लैंड इज़ अ ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड वो डिमांड होती है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, क्योंकि उससे आपको कोई और चीज़ की डिमांड करनी है। फॉर एग्जांपल ज़मीन थोड़ी ना खाओगे आप, ज़मीन में जो अनाज उगाओगे वो खाओगे ना, तो इसीलिए ये ड्राइव डिमांड है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया, मैंने इस पर अलग वीडियो बना के रखी है, आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इट मीन्स दैट द डिमांड फॉर लैंड डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। आप ज़मीन की डिमांड इसलिए नहीं करते आपको ज़मीन चाहिए, ज़मीन की डिमांड करते क्योंकि आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चाहिए। इफ़ द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्रीज, अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई, देयर इज़ इंक्रीज इन द डिमांड फॉर लैंड एज वेल एंड वाइस वर्सा। तो जितनी डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बढ़ती रहेगी, उतनी लैंड जो ज़मीन है उसकी भी डिमांड बढ़ती रहेगी, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड ही कम होगी तो ज़मीन की डिमांड कम हो जाएगी, बल्कि ऐसा होता नहीं कभी, ठीक है। डिमांड फॉर लैंड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये कहते थे कि जो ज़मीन की जो डिमांड है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़मीन की हाई होगी तो डिमांड हाई होगी। एज मोर एंड मोर ऑफ लैंड इज़ यूज्ड, इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गोज़ ऑन डिमिनिशिंग। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन यूज़ की जाएगी वैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। तो ये थ्योरी भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को फॉलो करती है। हैंस डिमांड फॉर लेबर कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिर रही है इस थ्योरी के अंदर, तो ये थ्योरी ये मान के चलती है कि डिमांड फॉर लैंड एक नेगेटिव स्लोप कर्व होगी। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ लैंड। वो कहते थे सप्लाई ऑफ लैंड ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल इज़ फिक्स्ड। जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो फिक्स होगी, दैट इज़ सप्लाई इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका मतलब ये होता है कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लैंड विल नॉट इवोक एनी इंक्रीज इन सप्लाई। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई ऑफ लैंड नहीं बढ़ सकती। अब मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, सप्लाई मैंने नहीं कहा था, मतलब ये थ्योरी कहती है सप्लाई ऑफ लैंड क्या होगा, सप्लाई ऑफ लैंड होगा फिक्स। तो मैंने ये इन इलास्टिक का बना दिया। अब मैं डायग्राम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ कि ये डिमांड फॉर लैंड है। अब मैं इनके नाम दे देता हूँ, ये है डिमांड फॉर लैंड, ये है सप्लाई ऑफ लैंड। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लैंड, ठीक है। इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, तो हमारा रेंट ये हो गया ओ आर इज़ द रेंट, ये वाला, ठीक है। अब मान लो डिमांड फॉर लैंड बढ़ जाती है। अगर डिमांड फॉर लैंड बढ़ जाती है तो आपको पता है ना, जब भी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो डिमांड कर्व क्या होती है, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो डिमांड कर्व को हम राइटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। ये मान लो ये डिमांड कर्व आ गई है, नहीं तो मैंने यहाँ डिमांड फॉर लैंड लिखा हुआ है, डी एल। मैं यहाँ डिमांड फॉर लैंड 1 कर देता हूँ। डिमांड फॉर लैंड 1 जो नई कर्व है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, E1 पॉइंट पे। अब E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और अगर मैं इसको डॉटेड लाइन जोड़ देता हूँ तो जो हमारा रेंट है, अब वो पहले OR था, अब वो बढ़ के OR1 हो चुका है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी ज़मीन की, वैसे वैसे रेंट भी बढ़ता रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। क्योंकि मैं इस थ्योरी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं सुना रहा आपको। तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ लैंड है और ये रेंट है। तो ये पहली सिचुएशन हमने डिस्कस की, जिसमें हमने डिस्कस किया रेंट ऑफ लैंड। अब दूसरी सिचुएशन डिस्कस करेंगे, रेंट एज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेंट एज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। तो मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। ये तो पहले से कहते आ रहे हैं, ठीक है भाई। रेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो रेंट है वो सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक पार्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं लैंड से रिलेटेड है। बट दीज फैक्टर्स विल अर्न रेंट ओनली व्हेन देयर सप्लाई इज़ लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। इनको रेंट सिर्फ तभी मिलेगा जब इनकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगी। अगर परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई जितनी मर्जी बढ़ाते रहेंगे तो फिर वो तो बहुत कॉमन हो जाएगी ना चीज़। तो जो चीज़ की कमी है उसी पे ही रेंट अराइज होगा ना। इट कैन बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो पहली सिचुएशन मैंने लिखाई है व्हेन रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज़ परफेक्टली इलास्टिक। तो पहली सिचुएशन में हम ये मान के चलते हैं जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। सप्लाई ऑफ अ फैक्टर इज़ परफेक्टली इलास्टिक व्हेन change in its demand at existing rate is followed by corresponding change in supply। मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई भी उतनी बढ़ जाएगी। तो कहने की बात ये है कि इस केस में परफेक्टली इलास्टिक के केस में जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी ही सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। इस केस में क्या है, फैक्टर इज़ नॉट स्कैर्स,
फैक्टर की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी ना हो तो वो तो मुफ्त में होती है, जिस चीज़ की कमी है उसी के पैसे दोगे ना आप। तो इस केस में क्या होगा, इट्स एक्चुअल अर्निंग इज इक्वल टू ट्रांसफ़र अर्निंग, क्योंकि अगर कहीं पे बंदा नौकरी छोड़ के जाता भी है तो वहाँ पे भी उसको उतनी तनख्वाह मिल रही है, तो इस केस में एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग बराबर हो जाएंगी। तो रेंट एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग होता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बराबर है तो रेंट क्या हुआ, ज़ीरो। इसको टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मान लो डिमांड फॉर लेबर है 10, 15, 20, सप्लाई ऑफ लेबर भी है 10, 15, 20, एक्चुअल अर्निंग भी आपने 10, 10 लिख दी, ट्रांसफ़र अर्निंग भी 10, 10 लिख दी, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो रेंट हमेशा ज़ीरो ही आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ लैंड कर्व है मैं यहाँ पे SL लिख लेता हूँ, SC ही ठीक है, सप्लाई ऑफ कैपिटल हो गया ये, ठीक है, तो क्योंकि कैपिटल के ऊपर भी तो रेंट अराइज होगा जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड फॉर कैपिटल यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ कैपिटल होगी। तो इस केस में अगर आप डिमांड बढ़ाते हो, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ठीक है, अगर आप डिमांड बढ़ाते हो तो डिमांड के बढ़ते ही सप्लाई भी बढ़ जाएगी। जैसे आपने डिमांड बढ़ाया, डिमांड बढ़ा के आपने, जब भी डिमांड बढ़ती है आपको पता है पैरेलल शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे मैं नई कर्व डिमांड फॉर कैपिटल की नई कर्व दे देता हूँ। नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया है, E1 पे। तो जहाँ पे भी ये नया इक्विलिब्रियम आता है तो इससे आपको ये नहीं पता लग रहा कि भाई जितनी क्वांटिटी डिमांड बढ़ी थी उतनी ही सप्लाई भी बढ़ गई। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रेंट ज़ीरो, रेंट राइज ही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की सप्लाई अनगिनत होती है तो उस पर तो भाई वो तो कॉमन हो जाती है, उसका कौन पैसे देगा, ठीक है ना। तो सप्लाई अनगिनत है तो उसके तो कोई पैसे नहीं देता। चलिए आगे चलते हैं। तो इस केस में रेंट अराइज नहीं होगा। नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है रेंट व्हेन द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इनइलास्टिक। जब इनइलास्टिक है मतलब कमी है चीज़ की, तब रेंट अराइज होगा। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज perfectly inelastic when increase or decrease in demand will not followed by any चेंज इन सप्लाई। तो इनइलास्टिक तब कहा जाएगा जबकि डिमांड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सप्लाई उतने की उतनी है, तभी इसको इनइलास्टिक कहा गया है। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, ट्रांसफ़र अर्निंग इज़ ज़ीरो। ट्रांसफ़र अर्निंग ज़ीरो होगी, क्यों, हम कहीं और जाके काम कर ही नहीं पाएंगे और एक्चुअल अर्निंग ही हमारी जो होगी वो होगी, ट्रांसफ़र अर्निंग इस केस में नहीं रहेगी। हेंस रेंट विल बी इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग। तो इस केस में रेंट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। ट्रांसफ़र अर्निंग तो हमें पता है ज़ीरो है, कहीं और कहीं जा ही नहीं सकते, सप्लाई फिक्स्ड है, तो जो भी एक्चुअल अर्निंग होगी वही रेंट होगा। अब इसको टेबल एंड डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। मैंने एक्चुअल अर्निंग लिखी है 10, 15, 20, जो ट्रांसफ़र अर्निंग लिखी है ट्रांसफ़र अर्निंग लिखी है वो लिखी है 0, 15, 20। तो ट्रांसफ़र अर्निंग यहाँ मैंने गलत लिखी हुई है, स्पीड में लग रहा है ये हो गया। ट्रांसफ़र अर्निंग तो जो है 0 है, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो इसको लिख लेता हूँ, अगर माइनस करेंगे 10 माइनस 0 10, 15 माइनस 0 15, 20 माइनस 0 20। तो कहने की बात ये है कि जो ही एक्चुअल अर्निंग होगी वही सारी की सारी हमारी क्या होगी, रेंट होगी। इस केस में ट्रांसफ़र अर्निंग ज़ीरो होती है। वो कभी कभी स्पीड में लिखते लिखते ना डिस्टर्बेंस हो जाती है और नंबर उल्टे पुल्टे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में मैंने सप्लाई इनइलास्टिक बना ली है क्योंकि सप्लाई इनइलास्टिक है, और डिमांड कर्व नॉर्मल बनाई है, तो जहाँ डिमांड सप्लाई कट होते हैं वो इक्विलिब्रियम है और रेंट हमारा इतना फिक्स हो गया, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें, अगर इस केस में आपका डिमांड बढ़ भी जाती है, अगर आपकी डिमांड बढ़ भी जाती है तो हो यार ये लग रहा है कोई बाहर आ गया और डॉग्स शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर डिमांड बढ़ भी जाती है तो ये जो डिमांड कर्व है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो नई डिमांड कर्व DL1 हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, E1। और ये जो इक्विलिब्रियम होगा, अगर मैं इसको यहाँ तक जोड़ूँ तो जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये थ्योरी कहती है कि जो रेंट है वो पहले तो ये था, ये वाला था रेंट, अब जैसे ही डिमांड बढ़ गई है तो रेंट ये वाला हो गया है। समझ गई बात, ठीक है। तो रेंट जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी रेंट भी बढ़ता रहेगा। मैं इस गंध को साफ कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए बनाया था बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है तीसरी सिचुएशन, रेंट व्हेन द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। मतलब परफेक्टली इलास्टिक में तो नहीं होता, परफेक्टली इनइलास्टिक में जितना डिमांड बढ़ेगी उतने का उतना ही रेंट होगा। मगर इस सिचुएशन में क्या होगा, जिसमें लेस देन परफेक्टली इलास्टिक है और इनइलास्टिक भी नहीं है और परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है। द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज सेड टू बी लेस देन परफेक्टली इलास्टिक व्हेन इंक्रीज इन द डिमांड इज फॉलोड बाय रिलेटिवली लेस इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब डिमांड में बढ़ावा आ रहा है, उससे अगर सप्लाई उतने की उतनी बढ़ रही है तो वो तो परफेक्टली इलास्टिक होगी,
अगर डिमांड बढ़ रही है मगर सप्लाई कम बढ़ रही है तो वो क्या होगी, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही तो वो तो इनइलास्टिक होगी, ठीक है ना। इन दिस सिचुएशन when demand for a factor increases its supply does not increase in the same proportion। मतलब अगर डिमांड 10% बढ़ेगी और अगर सप्लाई भी 10% बढ़ गई, ये तो परफेक्टली इलास्टिक होगी। और अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई बढ़ ही नहीं रही, कांस्टेंट रह रही है, तो ये तो इनइलास्टिक होगी। हम कह रहे हैं ये बढ़ रही है मगर 4-5% बढ़ रही है, ज़्यादा नहीं बढ़ रही। समझ गए बात। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हेंस एक्चुअल अर्निंग ऑफ अ फैक्टर एक्सीड्स इट्स ट्रांसफ़र अर्निंग। तो एक्चुअल अर्निंग ज़्यादा होगी और ट्रांसफ़र अर्निंग कम होगी। इसको टेबल से एक्सप्लेन करते हैं। डिमांड फॉर लेबर 10-20-30 ले लिया, एक्चुअल अर्निंग 10-15-20 और ट्रांसफ़र अर्निंग 10-10-10 हमने ले लिया। तो फर्स्ट केस में तो रेंट अराइज नहीं होगा, सेकंड केस में 15 - 10 5 और थर्ड केस में 20 - 10 तो ये हो जाएगा 10। तो अब इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने डी डिमांड का बनाई है, एस सप्लाई का बनाई है। इस केस में क्या है, इस केस में मैं जो है क्वांटिटी ऑफ लेबर ले रहा हूँ और वेजेस ले रहा हूँ। वेजेस भी एक टाइप का रेंट है मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से। तो अगर हम देखें तो ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और जो आपकी वेजेस हैं वो ओ डब्ल्यू हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हमारी एक्चुअल अर्निंग कितनी है, एक्चुअल अर्निंग है WOLE। ये जो पूरा का पूरा ये जो ये सारा का सारा ये एक्चुअल अर्निंग है। समझ की बात। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, रुको, इसको इरेज कर दिया। अब ट्रांसफ़र अर्निंग कितनी है हमारी, ये लिखता हूँ। ट्रांसफ़र अर्निंग हमारी ये शेड करता हूँ, ये है, ये वाली सिर्फ सप्लाई कर्व के नीचे नीचे वाली, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र अर्निंग। इसको भी इरेज करता हूँ और फिर लिखता हूँ ये है SO हो, यहाँ चेंज करता हूँ पेन, SOLE इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट ये। तो अब हमारा रेंट क्या हुआ, ये वाला पोर्शन, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हमारा रेंट हुआ। तो रेंट कितना हुआ, मैं यहाँ से पहले रब कर देता हूँ। तो रेंट हमारा हुआ WSE। तो इस केस में रेंट ये वाला हुआ। फॉर एग्जांपल अगर डिमांड बढ़ जाती है फिर क्या करेंगे, तो मैं डिमांड कर्व को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, कॉपी, यहाँ से कर देता हूँ पेस्ट इसके ऊपर। तो नई डिमांड का बना देता हूँ, लेट नई डिमांड का ये मैंने डिमांड बढ़ा दी D1 तो डिमांड के बढ़ने से सप्लाई उतनी नहीं ना बढ़ी क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, E1 पे। अगर मैं देखूँ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लैंड ये बढ़ गया पहले से, ये कितना हो गया L1, ठीक है। और अब वेजेस कितनी हो गई हैं, अगर मैं डॉटेड लाइन लगाऊं तो ये हो गई हैं W1। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, यहाँ लाइन खींच के बता देता हूँ कि जब भी डिमांड का बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई कहाँ तक, D1 तक, तो अब एक्चुअल अर्निंग कितनी होगी हैं, अब एक्चुअल अर्निंग्स जो आपकी हो गई हैं वो हो गई हैं ये सारी की सारी, ये सारा का सारा पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ और आपको लिख देता हूँ, ये हो गई है W1 OL1 E1, ठीक है। और अब ट्रांसफ़र अर्निंग कितनी है, ट्रांसफ़र अर्निंग्स आपकी हैं ये वाली, मैं शेड करके आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला सारा पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला सारा का सारा पोर्शन ये वाला। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो ये सारा का सारा लिखता हूँ ओहो, यहाँ पेन का कलर चेंज नहीं किया मैंने, SOL1 E1, ठीक है। और अब इस केस में रेंट कितना अराइज होता है, इस केस में ये जो ये वाला पोर्शन है ये सारा का सारा रेंट अराइज होता है। तो मैं दो सिचुएशंस में आपको बता दिया है, ठीक है। इस केस में जो रेंट अराइज होता है, कल पेन का कलर चेंज करता हूँ, वो हो जाता है W1 SE1। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। और वीडियो लंबी इसलिए होगी क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है मैं इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बोर हो जाता हूँ। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस थ्योरी का, रेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कहता है कि रेंट सिर्फ लैंड पे नहीं आता भाई, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे आता है। अमाउंट ऑफ रेंट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। जो रेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो भी डिफरेंस होगा एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग पे, उस पे। रेंट अराइजेज व्हेन द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। रेंट सिर्फ तभी अराइज होगा जब जो सप्लाई होगी, सप्लाई ऑफ फैक्टर होगी परफेक्टली इनइलास्टिक के, सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, या फिर लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी सप्लाई ना बढ़े, उससे कम बढ़े। अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो जो रेंट है वो अराइज नहीं होगा,
ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मॉडर्न थ्योरी एंड रिगार्डिंग थ्योरी में डिफरेंस क्या है। अगर आपको पसंद आई और आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी पास हो जाएं तो उनके साथ भी शेयर कर देना। और जो जो मैंने फॉर्मेट लिखा है इस फॉर्मेट में लिखोगे और अपना थोड़ा बहुत ऐड करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।